हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हाई एजुकेशन जोन में। आज हम फिर से आप सबके लिए इंडिया जीके की सीरीज लेके आए हैं और सीरीज में हम वही क्वेश्चन ऐड करते हैं जो एचएसएससी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बुध की गृहता का प्रतीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, घोड़ा। बुध की गृहता का प्रतीक घोड़े को माना जाता है। और भी कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे कि ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक किसे माना जाता है बौद्ध धर्म में, तो पीपल को। पीपल को ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक माना गया है। पद चिन्ह को किसका प्रतीक माना गया है, तो पद चिन्ह को निर्वाण का प्रतीक माना गया है। किसका प्रतीक माना गया है, निर्वाण का। फिर है, कमल व सांड को किसका प्रतीक माना जाता है, तो जन्म का प्रतीक कमल व सांड को माना गया है। एक क्वेश्चन और भी कई बार रिपीट होता है यहाँ से कि मृत्यु का प्रतीक किसे माना जाता है बौद्ध धर्म में, तो मृत्यु का प्रतीक स्तूप को माना जाता है। किसको माना जाता है, स्तूप को। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ चाहे। नेक्स्ट है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है, तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा डी, फाइब्रोनोजेन। चोट लगने पर फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। और हिपेरिन का काम हमारे शरीर में क्या होता है, तो हिपेरिन हमारे शरीर के अंदर खून को जमने नहीं देता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये यहाँ पर LIC नहीं है, ये गलती से लिखा गया होगा भाई, मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ पे ILO आएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो राइट ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो ए रहेगा, जेनेवा। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। और जेनेवा कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO की फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बोलते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी ILO की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1919 में। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, तो राइट ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो रहेगा सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है आपातकाल के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, तो राइट ऑप्शन हमारा जो रहेगा वो रहेगा डी, मंगलसूत्र। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, किसी भी फील्ड का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, तो मंगलसूत्र हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। अब ये अधूरा क्यों रह गया था, प्रेमचंद की जो है मृत्यु हो गई थी जब वे मंगलसूत्र की रचना कर रहे थे, 1936 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और गबन, निर्मला, गोदान, ये तीनों भी प्रेमचंद के ही उपन्यास है, पूछे जा सकते हैं। अभी जो ग्राम सचिव का पेपर हुआ था उसमें काफ़ी लिटरेचर पूछ रखा था हिंदी में। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर GST को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो राइट ऑप्शन हमारा जो रहेगा वो बी हो जाएगा, फ्रांस। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST को लागू करने वाला पहला देश फ्रांस है। और फ्रांस ने इसको कब लागू किया था GST को, तो 1954 में लागू किया था। पूरी दुनिया में पहली बार फ्रांस ने जो है GST कर को लागू किया था 1954 में। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, GST को किस प्रकार का कर कहा जाता है, तो GST इनडायरेक्ट टैक्स है, या फिर हिंदी में बोले तो अप्रत्यक्ष कर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किन किन चीज़ों को GST से बाहर रखा गया है, बहुत बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी और अल्कोहल ड्रिंक को GST से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ए, लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। नेक्स्ट है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो राइट ऑप्शन हमारा जो रहेगा डी रहेगा। डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था SSSC के द्वारा कि इसमें कितने आइलैंड है, कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो 360 आइलैंड है लक्षद्वीप में। लगभग 360 आइलैंड है, जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े ये नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था, तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा यहाँ पे बी,
G.C. हिल्टन। भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश G.C. हिल्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? राइट ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो रहेगा ए, 1955 में नागरिकता अधिनियम कानून पारित किया गया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? राइट ऑप्शन जो हमारा रहेगा सी रहेगा, डगलस एंजल बर्ट। पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। और माउस कंप्यूटर में एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि माउस जो क्या होता है, तो ये एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे रहेगा वो रहेगा बी, 3। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3 होते हैं। और ये क्वेश्चन मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, एक लड़के ने पूछा था कि मैम कई बार तो आंसर 5 मान लिया जाता है कि संज्ञा के 5 भेद है और कई बार 3 मान लिया जाता है, तो आप ये बताओ कि फिर सही कौन सा है? तो मैं अब बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3। मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं, ये भी पूछा जा सकता, तो भी हमारा आंसर 3 रहेगा। मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। कई बार मूल के पीछे तय लगा देता है, इस तरह से विसर्ग लगा देता है, फिर ये इस तरह से होते हैं विसर्ग। मूलतः संज्ञा के कितने भेद हैं, तो भी आंसर 3। कई बार फिर किस तरह से पूछा जाता है, व्युत्पत्ति, इस तरह से लिखा मिलेगा आपको, व्युत्पत्ति, ऐसे इस तरह से, ये उत्पत्ति है फिर व्युत्पत्ति लिख देता है, तो भी हमारा आंसर 3 ही रहेगा। यानी कि मूल रूप से, मूलतः, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद रहेंगे? 3। आपको क्वेश्चन की सेंस देखनी होगी कि उसने क्या पूछा है। अब बात कर लेते हैं कि 5 कैसे होते हैं संज्ञा के भेद। तो कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि संज्ञा के जो भेद हैं वो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, फिर हमारा आंसर 5 हो जाएगा। बाकी हर जगह 3 आंसर रहेगा, सिर्फ अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, हमारा आंसर 5 रहेगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बता देती हूँ। कई बार क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है, सिंपल आपको ये मिलेगा कि संज्ञा के कितने भेद हैं। आपको मूल रूप से, मूलतः, उत्पत्ति कुछ नहीं मिलेगा, ना अर्थ, सिर्फ ये मिलेगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो भी फिर हमारा आंसर 3 ही रहेगा, क्योंकि संज्ञा के भेद तो 3 ही होते हैं। 5 जो ये आए हैं ये अंग्रेजी के प्रभाव के कारण आए हैं, क्योंकि अंग्रेजी का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव है, तो इस वजह से अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद गिने जाते हैं, वरना मूल रूप से 3 ही भेद होते हैं। अब आप बोलोगे कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा फिर वो कहाँ गए? तो उनको जातिवाचक जो संज्ञा होती है उनके भेद के रूप में रखा जाता है। तो मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर 5। हिंदी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, किसे जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन रहेगा डी, चंद्रमा। चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चिकित्सा विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसका संबंध गुर्दों से है? तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो रहेगा वो ए रहेगा, नेफ्रोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की उस शाखा को जिसका संबंध गुर्दों से है, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? राइट ऑप्शन हमारा जो रहेगा वो बी रहेगा, मोहम्मद गोरी। ये पूरी पता नहीं मिस्टेक हो गई होगी, पूरी कैसे लिखा गया मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर मोहम्मद गोरी रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का इंजन है? ये क्वेश्चन HSSC के द्वारा पूछा हुआ, पहले भी रिपीट हो सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी रहेगा, प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का इंजन है। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत जैनों में पवित्र माना जाता है? तो राइट ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो डी रहेगा, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी पर्वत को जैनों में पवित्र माना जाता है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि चंद्रगिरी पर्वत कहाँ पर है, तो कर्नाटक में स्थित है और कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर है चंद्रगिरी पर्वत? कर्नाटक में कावेरी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा वो रहेगा डी, राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। और अगर आप हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो तो आप यूपी है, जैसे राजस्थान है, मतलब जो हमारे सीमावर्ती जो स्टेट हैं उनसे भी आपको थोड़ा थोड़ा
उनके बारे में जानकारी रखें। एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन राजस्थान से पूछे जाते हैं, पंजाब से कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे रहेगा ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर। सास बहू मंदिर उदयपुर में स्थित है। और ये क्वेश्चन क्लर्क वाले एग्जाम में पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं है कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था, तो ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर हरियाणा लगा के आए थे, जबकि सास बहू मंदिर उदयपुर में स्थित है, राजस्थान में। और अगर ये पूछ लिया जाए कि ये मंदिर किसको समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा माही। भारत में जो है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है या बढ़ता है? तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, घटता है। अक्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, क्योंकि अक्षोभ मंडल में हम जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान घटने लग जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम पहाड़ी क्षेत्र में घूमने जाते हैं, तो आप जितने ऊंचे पहाड़ पर जितनी ऊंचाई पर जाते जाओगे तो जो है ना तापमान आपको कम होता नजर आएगा, घटने लग जाएगा और आपको ठंड लगने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ए साउथ बट्टन राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बट्टन राष्ट्रीय उद्यान है। बट्टन की जगह कई बुकों में आपको बटन भी लिखा मिल सकता है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और साउथ बट्टन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस हाई एल्टीट्यूड पार्क। अब ये कहाँ पर है? तो ये लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत का तापमान स्थिर रहता है? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा सी पांचजन्य। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। एचएसएससी के द्वारा पहले पूछा हुआ ये क्वेश्चन और महाभारत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत सागर किस देश में स्थित है? तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा यहाँ पे ए इजराइल में। मृत सागर जो है वो इजराइल देश में है। और इजराइल और फिलिस्तीनी अभी फिलहाल हेडलाइंस बने हुए थे, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिलिस्तीन से चाहे ना पूछा जाए, लेकिन इजराइल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इजराइल की मुद्रा या करेंसी क्या है? तो इजरायली शेकेल। इजरायली शेकेल जो है इजराइल की करेंसी या फिर मुद्रा है। और इसकी राजधानी यरूशलेम है। कुछ बुकों में यरूशलेम लिखा मिलता है और कुछ बुकों में जेरूशलेम, तो एक ही बात है। और इजराइल किस महाद्वीप में स्थित है? तो इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टेस्ट के लिए मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ यहाँ पे, पहले करवा चुकी हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो और शेयर किया करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। वायुमंडल के किस परत में ग्रीन हाउस का प्रभाव सबसे अधिक होता है? नेक्स्ट है मुगलों ने अहोमों पर कब हमला किया था? नेक्स्ट है वायुमंडल में मुख्य कितनी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं? करवा चुकी मैं ये क्वेश्चन पहले। कौन सी परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है? राजा मान सिंह ने इनमें से किस जनजाति पर हमला किया था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? और ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें मिलती हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितनी है ये पूछा गया है और पहले मैं इसका आंसर बता चुकी हूँ।